नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के आकलन टेस्ट 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे लेकिन उससे जुड़ा हुआ फैक्ट पूछ सकता है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके टेस्ट बुकलेट में। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पहला कथन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत भारत में पहली बार नदियों में रहने वाली डॉल्फिन का सर्वे किया गया है, जिसमें लगभग 9,325 डॉल्फिन पाई गई। तो पहला कथन ही गलत हो गया। क्यों गलत है? ये संख्या गलत है, आंकड़ा गलत है। ये 9,325 की जगह 6,327 डॉल्फिन मिली थी। और दूसरे कथन के ऊपर बात करें तो बिहार में सबसे अधिक लगभग 2,397 नदी डॉल्फिन पाई गई। तो बिहार में नहीं पाई गई, ये उत्तर प्रदेश अगर यहां होता तब ये सही होता, तो इसलिए ये आंकड़ा गलत होगा बिहार के लिए। तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों असत्य हैं, गलत हैं। अब आइए इसके डिटेल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जितने आपके पास फैक्ट रहेंगे यूपी पीसीएस जो अगला आपका अक्टूबर में होने वाला है 12 अक्टूबर को, आप उतना अच्छा पेपर हैंडल कर पाएंगे। अब आइए पीपीटी के रूप में हम लोग समझते हैं। देखिए, पीआईबी ने इस न्यूज को कवर किया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक ले रहे थे, 7वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6,327, इसलिए जो 9,325 का आंकड़ा गलत हुआ। अब आइए आपको कुछ और फैक्ट से परिचित कराते हैं। द हिंदू ने भी इसको अपने 3 मार्च के अंक में कवर किया था। न्यूज ये थी कि फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन फाइंड 6,027 अक्रॉस 4 स्टेट। कहां कहां आप देख सकते हैं ये गंगा नदी डॉल्फिन की इमेज को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉल्फिन वर रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश, यहां पे 2,327 पाई गई। और उसके बाद बिहार में लगभग 2,200 पाई गई, 2,200। दूसरे स्थान पर फिर पश्चिम बंगाल का आता है, लगभग यहां 815। उसके बाद असम में पाई गई। हो सकता है यूपी पीसीएस आपसे संख्या के क्रम में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इस मैप से समझ सकते हैं कहां कहां डॉल्फिन पाई जाती हैं। खास करके फ्रेश वाटर डॉल्फिन यानी मीठे जल में यानी लवणी जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन, एक तो गंगा नदी और उसकी सहायक में पाई जाती हैं, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक में पाई जाती हैं, और सिंधु नदी और उसकी सहायक यहाँ पे ब्यास नदी यानी पंजाब में जो बहती है, उसमें केवल 3 डॉल्फिन मिली। ये चिंताजनक स्थिति है। यहाँ पे भारत सरकार को संरक्षण का प्रयास करना होगा। और भारत सरकार ने जब 2009-10 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तब यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। तो हो सकता है चर्चा में है तो यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ लेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय जलीय जीव को घोषित किया था और इंपॉर्टेंट है डॉल्फिन भारत के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए। अब देखिए, इस पीपीटी से हम लोग और समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2,397, उसके बाद बिहार 2,200, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, और यहाँ पे गंगा की मेन स्ट्रीम नदियों में जो संख्या मिली है डॉल्फिन की 3,275, गंगा की सहायक नदियों में 2,414, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में 584, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों में 51 और ब्यास में केवल 3 पाई गई। ये चिंताजनक स्थिति है, यहाँ भारत सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। और एक फैक्ट से आप और परिचित हो जाइए, गंगा नदी यहाँ डॉल्फिन का केवल एकमात्र अभयारण्य है, वो है बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। हो सकता है यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए तैयार रहिएगा। विक्रमशिला अभयारण्य कहां पे है डॉल्फिन का? तो बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो ये रहा पूरा डॉल्फिन के ऊपर डिटेल चर्चा, और इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, उसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यह भी आपको बताना है। पहला कथन है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना था। यह थीम था, बिल्कुल सही कथन है ये। और ये 17वें ब्रिक्स शिखर समिट ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। वहां पे एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उसमें जलवायु वित्त एवं कार्बन मूल्य निर्धारण पर कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ, परंतु ब्रिक्स ने ब्रिक्स कार्बन मार्केट साझेदारी की रूपरेखा को अपनाया है। तो इसलिए दूसरा कथन भी सही होगा। दोनों कथन यहां पे सही है, तो पूछ रहा असत्य क्या है, तो यहां पे असत्य कोई नहीं है। ठीक है, तो ना तो एक और ना ही दो, कोई असत्य नहीं है। अब आइए इसके डिटेल में हम लोग और इसके फैक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब आइए और पीपीटी से समझते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में प्रधानमंत्री मोदी जी को, ब्रिक्स ब्राजील समिट। अब देखिए, ये तो 17वां ब्रिक्स समिट था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जुलाई में आयोजित हुआ, 6 से 8 जुलाई को ब्राजील में। और यहीं पे एक नया सदस्य ब्रिक्स में जुड़ा, वो था इंडोनेशिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। शुरुआती दौर में केवल ये 5 देश थे, उसके बाद अब नाम दिया जा रहा है ब्रिक्स प्लस नेशन। इसमें अभी पहले जब पिछला 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था रूस के कजान में, तो वहां पे कजान घोषणा पत्र जारी किया गया था, वहीं पे ब्रिक्स प्लस का नाम दिया गया। उसमें शामिल होते हैं आपके इथोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात, और अब जाके आपका नया राष्ट्र आपका इंडोनेशिया उसमें जुड़ता है। हो सकता है यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ ले, हाल ही में ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला कौन सा देश, तो इंडोनेशिया को याद रखेगा। इंडोनेशिया हाल में ज्वाइन करने वाला ब्रिक्स को इंडोनेशिया है। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 16वां तो रसिया में आयोजित हुआ, 17वां आपका ब्राजील में, 18वां कहां होगा। 18वें की अध्यक्षता करेगा भारत अक्टूबर 2026 में, इसलिए इस फैक्ट से परिचित रहिए। इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अठारहवें ब्रिक्स समिट की। ठीक है, अब देखिए ब्रिक्स के बारे में और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किसका महत्व क्या है इस संगठन का। देखिए, अगर बात करें ब्रिक्स के देशों की, तो लगभग 45% जनसंख्या का पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और लगभग 37.3% पूरी दुनिया का जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। आने वाले समय में ब्रिक्स का महत्व और बढ़ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। ये रूस के एकातेरिनबर्ग शहर है, वहां पे एकातेरिनबर्ग रूस, ये रूस का शहर है, वहां पे इसकी स्थापना होती है वर्ष 2009 में। अभी ब्रिक्स पूरी दुनिया में 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, योगदान देता है। मतलब पूरी दुनिया की 45% जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास करती है। और उसके बाद 47.3%, लगभग 40% पूरी दुनिया की जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स समूह। ठीक है, इसलिए इन फैक्ट से आप परिचित रहिए। हो सकता है यूपीपीसीएस इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ ले, कब इसकी स्थापना हुई थी और किस शहर में हुई थी और कितने % की जनसंख्या का योगदान करता है, जीडीपी का कितना योगदान, आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 19 था। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन, भारत वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ। ये बिल्कुल सही कथन है, वर्ष 1982 में शामिल हुआ। और दूसरा कथन है, वर्ष 2025 में राजस्थान के फलौदी जो जिला है उसका खीचन और उदयपुर की मेनार वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को नए रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह भी कथन सही है। और अब भारत में इनको अगर जोड़ दें तो भारत में कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। और ये ऐसा होने वाला एशिया का पहले नंबर पे भारत आ गया है। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे अधिक रामसर वेटलैंड है। और पहले नंबर को भी पता होना चाहिए आपको, पहले नंबर पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यहां लगभग 175 वेटलैंड है। और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है। ये तो हो गया यूके। दूसरा मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको में लगभग 144 वेटलैंड है, 144। और उसके बाद भारत का ही नंबर आता है 91 वेटलैंड के साथ, भारत तीसरे स्थान पर है। और तीसरा कथन पूछ रहा है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा स्थान होता तब उत्तर प्रदेश सही होता। पहले स्थान पर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में लगभग 20 रामसर स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, इसलिए यूपी के हर चीज से आपको पता होना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी पीसीएस। अब आइए, इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो यहां पे केवल 2 ही सही होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, अगले अब आपको कुछ और पीपीटी दिखा देते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट के ऊपर। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था। पीआईबी देखिए अथॉरिटिक सोर्स होता है भारत सरकार का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ। जितना भी सरकार डिसीजन लेती है सबसे पहले यहीं पे जारी होता है, उसके बाद सारी एजेंसियों, न्यूज एजेंसियों के पास जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय लिखा भी है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 2 नए रामसर स्थलों के जुड़ने की सराहना की, तारीफ की प्रधानमंत्री ने। और ये 4 जून को किया गया, यानी कि जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, उसी दौरान इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी, आप देख सकते हैं। और ये ना केवल भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है बल्कि दुनिया के लिए भी उपलब्धि है। भारत इस दिशा में बहुत काम कर रहा है जलवायु परिवर्तन से और पर्यावरण के क्षेत्र में। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, उनके पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत अच्छी खबर, पर्यावरण संरक्षण में भारत की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और इसमें जन भागीदारी भी शामिल है। आप मेंस का उत्तर भी लिखते समय इस पॉइंट को लिख सकते हैं, जन भागीदारी हो रही है। बिना जन भागीदारी के कोई भी प्रगति नहीं हो सकती है। और कुछ भी फैक्ट आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है वहीं पे फलौदी के खीचन और मीनार, उदयपुर का मीनार की। एक बार देखना 20 बार पढ़ने के बराबर है। अगर आप कोई इमेज दिमाग में एक बार देख लेंगे तो 20 बार पढ़ने के समान होता है, इसलिए पिक्चर मेमोरी लंबे टाइम तक की याद रखती है। इसलिए हम आपको ये सारी पीपीटी दिखा रहे हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें। अब देखिए, एक फैक्ट था कि कब इसको हस्ताक्षर किया भारत सरकार ने, तो ये वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है। और इसका नाम कैस्पियन सागर पर जो स्थित है ईरानी शहर है रामसर, उसके नाम पर यह रखा गया है। और जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए आपने देखते होंगे कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता रहता है 2 फरवरी को कौन सा दिवस, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे को याद रखिएगा आप लोग। और भारत सरकार ने 1 फरवरी 1982 को संधि पर पुष्टि की थी, इसलिए पहला कथन स्टेटमेंट पहला सही होता है, इसलिए इस परिचय करवाना जरूरी था। अब आइए अगली पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड है। जैसे तमिलनाडु में तो 20 हैं, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट 10 हैं। ये हम लोग बात करेंगे जिलेवार। सबसे ऊपर बात करें तो अपर गंगा रिवर उसको बोलते हैं
ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, ये बुलंदशहर में स्थित है, आप देख सकते हैं बुलंदशहर के मैप को। और हैदरपुर वेटलैंड ये आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा साझा करती है, वहां पे हैदरपुर वेटलैंड स्थित है, इसलिए मैप को भी आप लोग देखते चलिए। फिर आगरा में है सुर सरोवर वेटलैंड, इसको भी ध्यान में रखिए। फिर मैनपुरी में है समन पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद इटावा में है सरसई नावर झील, उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसको ध्यान में रखिएगा उन्नाव को। हरदोई में है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद गोंडा में है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इसको भी याद करते चलिएगा। और संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है, और रायबरेली में आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये इनकी संख्या टोटल हो जाती है 10। किस जिले में है ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है यूपीपीसीएस जिलावार मैच कराने के लिए क्वेश्चन अगला पूछ ले, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। पूछ रहा है पहले कथन में यदि जल में घुलित ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन का स्तर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाता है तो जल को अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, प्रति लीटर 4 तक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। और किसी भी पानी में अगर ऑक्सीजन घट रहा है तो वो संकेत देता है वहां का जल प्रदूषित हो रहा है, और वहां रहने वाली मछलियां और जलीय जीव को संकट है, इसलिए पहला कथन एकदम सही है। दूसरा कथन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक ऑक्सीजन मांग का उच्च स्तर यह संकेत देता है कि जल में जैविक अपशिष्ट यानी बायोलॉजिकल वेस्ट जो होता है उसकी मात्रा अधिक है। बीओडी का उच्च स्तर होना मतलब जल में प्रदूषण यानी जल खराब हो रहा है, पॉल्यूटेंट हो रहा है, तो ये कथन भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए इसके डिटेल में आपको कुछ पीपीटी दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल को नीचे दिखाता हुआ, जिसमें मछलियां और अन्य जलीय जीव दिख रहे हैं। जितना डीओ लेवल कम होगा यहां मछलियों और जलीय जीवों को संकट होगा, मतलब यहां का जल प्रदूषित माना जाएगा। यही पूछ रहा है स्टेटमेंट पे। और दूसरा कथन था बीओडी के ऊपर पूछा था कि बीओडी का लेवल अगर अधिक होगा तो क्या होगा, वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होगी तो प्रदूषित पानी को, आप देख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो फैक्ट्रियों से पानी आता है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, यहाँ पे बीओडी की मात्रा उच्च होती है, अधिक होती है, इसलिए प्रदूषित माना जाएगा। इसलिए ये बीओडी का उच्च स्तर यह संकेत देता है कि जल में जैविक अपशिष्ट यानी बायोलॉजिकल वेस्ट की मात्रा अधिक है, इसलिए दोनों कथन सही हो जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में पुराने से नए की ओर व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो संगठन पहले स्थापित हुआ उसको, और जो अंत में अभी हुआ, हाल फिलहाल में हुआ, उसको ऑर्डर में लगाना है, क्रम से लगाना है। इसमें पूछा गया है WWF यानी वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, और दूसरा है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले IUCN की स्थापना होती है वर्ष 1948 में, और कहां पे होती है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर भी यूपीपीसीएस या यूपीएससी पूछता रहा है तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और दूसरे नंबर पर WWF, अच्छा WWF की होती है और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहां, इसका भी वहीं ग्लैंड जहां पे IUCN का है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये अपने रेड पांडा के नाम से जाना, क्योंकि इसका WWF का सिंबल ही पांडा है। आइए उसको इमेज पे दिखा लेते हैं। ये इमेज है IUCN की, बिल्डिंग है वहां की,
और IUCN क्या है, सबसे बड़ा काम तो रेड लिस्ट के द्वारा जारी करता है कि कौन सा प्राकृतिक फ्लोरा एंड फौना संकट में है, उसके लिए रेड लिस्ट जारी करता है। ब्लैक लिस्ट से शुरू होती है, ये ग्रीन से शुरू होती है, ब्लैक तक जाती है, इसका मतलब है समाप्ति की ओर है वो। आइए दिखाते हैं आपको। ये रेड लिस्ट जारी करता है IUCN। आप देख सकते हैं ये फ्लोरा फौना को। ये लिस्ट बहुत फेमस है IUCN की। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंट, यानी जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है लीस्ट कंसर्न, सबसे कम चिंताजनक स्थिति इसको बोला जाता है। यानी कोई जीव, कोई वन्य जीव या कोई वन्य पेड़ पौधा जब संकट में कम होता है तो उसको लीस्ट कंसर्न बोला जाता है। यहां से शुरू होती है रेड लिस्ट ऑफ ए नियर थ्रेटेंड वल्नरेबल, से आगे बढ़ता हुआ एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्ति के कगार पर कोई एक जीव या पौधा होता है, कोई जीव विलुप्त होता है यानी एक्सटिंक्ट होता है। देखिए, कोई भी जीव या पेड़ पौधा 50 वर्ष या उससे अधिक टाइम तक नहीं दिखाई देता है तो वो एक्सटिंक्ट माना जाता है, मतलब विलुप्त हो रहा है। तो ये रेड लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN ही जारी करता है, ध्यान रखिएगा, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये संगठन। अब बात करते हैं WWF के ऊपर, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर। और ये क्या है? NGO है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? पूरी दुनिया में आंदोलन चलाता है। ये वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, आप इसका सिंबल देख सकते हैं, रेड पांडा है, पांडा कह सकते हैं। ये इसका सिंबल ही रेड पांडा इमेज में आप देख सकते हैं, नेचुरल में, प्राकृतिक रूप में ऐसा दिखाई देता है। और ये एक तरह का NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आंदोलन चलाता है, जैसे मान लीजिए अर्थ आवर हो गया, प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने के आखिरी शनिवार को जब 8:30 बजे रात से लेकर के 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए फालतू लाइट बंद की जाती है, तो वो पर्यावरण को बचाने की दिशा में जन जागरूकता का ये काम करता है WWF, इसलिए इसका महत्व है। ये इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले संगठन की बात कर लेते हैं। तीसरा है यूनेप, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं यूनेप की। और ये स्थापित हुआ था वर्ष 1972 में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? इसका हेडक्वार्टर केन्या, दक्षिण अफ्रीका का केन्या, पूर्वी केन्या देश है, पूर्वी देश केन्या है, वहीं पे उसकी राजधानी नैरोबी में ये स्थित है, आप लोग जानते भी होंगे। और ये क्या है कि स्टॉकहोम समिट के बाद ये स्थापित हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। और ये कई रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से एमिशन गैप रिपोर्ट आती है, ठीक है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, उसको जारी करता है आपका यूनेप। और एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट को भी यही जारी करता है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, पीसीएस तैयार रहिएगा, इसलिए इसकी चर्चा करना आवश्यक है। अब अगले संगठन के ऊपर बात करते हैं। इसकी स्थापना 1972 में होती है। लास्ट हमारा IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसको स्थापित किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनेप, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी वर्ष 1988 में। तो सबसे लास्ट में यही संगठन आएगा, क्रम से आपको लगाना था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आप देख सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है हर 5 से 7 साल में कि क्या है टेम्परेचर पृथ्वी पर, और वो आगाह भी करता है अगर टेम्परेचर को डाउन नहीं किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को कम नहीं किया गया, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा और जो समुद्र के स्थित पैच और जो समुद्र के किनारे देश या शहर स्थित हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वो IPCC रिपोर्ट ही जारी करता है। अब आइए क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। इसमें पूछा था, क्रम से लगाइए, तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका यहाँ पे
IUCN ये, और दूसरे नंबर पे हो जाएगा WWF 2, उसके बाद यूनेप हो जाता है 1972 वाला तीसरे नंबर पे 2, फिर लास्ट में ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव विविधता के मापन के संदर्भ में असत्य है। आपको असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र या परितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की विविधता है, तो बिल्कुल सही बात। जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो किसी एक निश्चित एरिया में जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उनकी डाइवर्सिटी को दिखाता है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन बीटा डाइवर्सिटी पूछ रहा है, ये विभिन्न पारितंत्रों यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बीच प्रजातियों की डाइवर्सिटी यानी विविधता में परिवर्तन की तुलना करती है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है, एकदम सही है। तीसरा है गामा विविधता किसी एक प्रजाति को पूरे जीवन चक्र के दौरान उसकी संख्या को मापने वाली विविधता है, उसकी संख्या का मापन नहीं करती बल्कि पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का मापन करती है। उस इकोसिस्टम में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं वो गामा विविधता होती है। तो यहाँ पे पूछ ही रहा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य केवल 3 ही होगा क्योंकि पहले दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, आपको बताना है कौन सा पक्षी अभ्यारण्य और किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये किसी दक्षिण भारत का राज्य का नाम नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एक उत्तर भारत का एक राज्य है राजस्थान, इससे आप मैच करा सकते हैं। 1 का 4 हो जाएगा। और वेदांत थंगल पक्षी बिहार कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, तो इसको बी के सामने 1 आ जाएगा। और नेलापट्टू पक्षी विहार ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर 3 आ जाएगा। और कुमारकौमी पक्षी विहार ये आपका केरल में स्थित है, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन सी ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पक्षी विहार जितने भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर आपको 1 2 भी पता है तो आप सही कर ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज करते चलिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या राज्य एवं संरक्षित क्षेत्र सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है ये आपको बताना है। देखिए, सिपाही जाला ये त्रिपुरा में स्थित है, बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ध्यान देखिए, कई क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही सही हो जाते हैं, इसलिए आपको आवश्यकता है बहुत आराम से पढ़ने की। दूसरा है पलामू, ये कहाँ पे है संरक्षित क्षेत्र, झारखंड, ये भी सही है पलामू। अगर आपको पलामू भी पता है तो भी आप कॉमन सेंस लगा लेंगे। सत्यमंगलम नेशनल पार्क आप जानते हैं तमिलनाडु में ही स्थित है। नागालैंड नामदफा, आपको थोड़ा रुकना होगा, नामदफा ये नागालैंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, वहां पे है, इसलिए यही सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नागालैंड। आइए आपको पीपीटी के माध्यम से, इमेज के माध्यम से और समझाते हैं। आप ये अरुणाचल प्रदेश का मैप थोड़ा सा सही कम दिख रहा है, यहाँ पे जो असम से सीमा रेखा टच करती है अरुणाचल प्रदेश की, यहीं पे है आपका नामदफा नेशनल पार्क। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा है नामदफा के ऊपर, और यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आवश्यकता है बहुत ध्यान से इसको कवर करने की। तो साथियों, आज के एनवायरनमेंट सेक्शन में इतने क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, आने वाले अंक में हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।